हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। सेल्फ मेड ट्यूटोरियल में एक बार फिर से आपका मैं अभिवादन स्वागत करती हूँ। आज के लेक्चर सीरीज में आप देखेंगे 1911 ईस्वी की चीनी क्रांति। 1911 ईस्वी की चीनी क्रांति के पहले आपने एशिया के इतिहास यानी चीन जापान इतिहास से संबंधित जो टॉपिक है, जो आप लेक्चर देख चुके हैं या पढ़ चुके हैं या आपने नहीं पढ़ा है, तो आप जाके प्रीवियस जो वीडियो है अपलोड किए गए वो आप देख सकते हैं। उसमें जो टॉपिक हमने पढ़ा है या आपने देखा है पढ़ा है वो है प्रथम अफीम युद्ध। प्रथम अफीम युद्ध के परिणाम स्वरूप हुए नानकिंग की संधि, बक्सर युद्ध और बक्सर समझौता। बक्सर युद्ध के बाद बक्सर समझौता हुआ था, यानी कि ये कहे कि चीन का दरवाज़ा जब यूरोपियों के लिए खुला तो फिर यूरोपियों ने किस तरह अपने जो स्वार्थ जो है यहाँ अपने स्वार्थ को और प्रगाढ़ किया या किस तरह से उन्होंने चीनी सरकार को एक कठपुतली सरकार के रूप में बदल दिया। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के क्रम में हम देखेंगे 1911 की चीनी क्रांति। ये क्रांति क्यों हुई थी? जब वहाँ की जनता, वहाँ चीनी सरकार में किस वंश का शासन था? मंचू वंश का। जब मंचू वंश के द्वारा मंचू सरकार के द्वारा जनता के लिए, जनता के हित के लिए, देश के लिए कोई कार्य नहीं किए जा रहे थे, तब वहाँ एक क्रांति का वातावरण तैयार हुआ। उसी के संबंध में आज के हम लेक्चर सीरीज में देखेंगे। सबसे पहले बता दूं कि चीन में मंचू वंश की स्थापना कब हुई थी? 17वीं सदी में हुई थी और 1911 ईस्वी तक चीन में मंचू वंश शासन करता रहा। इस राजवंश के शासन काल के पहले चीन एक समृद्ध देश था, यानी जब मंचू वंश के पहले जो भी वंश था उसके समय में चीन एक समृद्ध देश था। लेकिन मंचू वंश के शासन काल में राजनीतिक दृष्टि से चीन की अर्थव्यवस्था जो है बेहद बिल्कुल खराब हो गई। फलतः 19वीं शताब्दी में चीन विदेशी साम्राज्य का बुरी तरह शिकार हो गया और विदेशी साम्राज्यवाद के खिलाफ 1911 ईस्वी में डॉक्टर सन्यास सेन के नेतृत्व में मंचू राजवंश के विरुद्ध एक भयंकर विद्रोह हुआ, जो 1911 ईस्वी की चीनी क्रांति के नाम से जाना जाता है। यानी कि इस चीनी क्रांति में आम जनता, मजदूर, किसान सबकी सहयोग तो थी ही, साथ में डॉक्टर सन्यास सेन जो वो व्यक्ति थे जिन्होंने इस क्रांति को लीड किया, यानी एक प्रधान व्यक्ति जो क्रांतिकारियों की मदद कर सके, उन्हें राह दिखा सके। अब हम आगे देखेंगे 1911 ईस्वी की चीनी क्रांति के कारण कि 1911 ईस्वी की चीनी क्रांति के कारण कौन कौन से थे। वैसे तो 1911 ईस्वी की चीनी क्रांति के कुछ मुख्य कारण थे। मंचू राजवंश की दुर्बलता, इसकी हमने पहले ही चर्चा हम लोग कर चुके हैं कि मंचू राजवंश एक दुर्बल शासन था और इस समय मंचू राजवंश के समय चीन की स्थिति बेहद खराब हो गई। चीनी साम्राज्यवाद पर विदेशियों का आधिपत्य हो गया और पीकिंग की केंद्रीय सरकार दुर्बल थी और चीनी साम्राज्य के विभिन्न प्रांतों पर नाम मात्र के भी उसका नियंत्रण नहीं रह गया, जिसके कारण चीन जापान युद्ध तथा बक्सर विद्रोह के समय उसे विदेशी राज्यों के सम्मुख झुकना पड़ा, जिससे चीनी जनता भड़क गई और ऐसे दुर्बल शासन को देश से खत्म करने के लिए 1911 ईस्वी में क्रांति की। यानी कि चीन की जनता यह नहीं चाहते थे कि देश की बागडोर एक ऐसे दुर्बल शासक के हाथ में रहे, इसीलिए उन्होंने विरोध कर दिया। सुधारों की असफलता, ये आप जानते हैं, पिछले वीडियो में आपने देखा होगा, पिछले लेक्चर में आपने देखा होगा कि हमने कहा कि प्रथम अफीम युद्ध के बाद वहाँ की स्थिति, चीन की स्थिति सुधारने के लिए मंचू सरकार ने 100 दिन की सुधार योजना लागू की। लेकिन ये सुधार योजना जो थी बहुत ही धीमी गति से आगे बढ़ रही थी और जिसके चलते सेना के संगठन में धीमी गति से आगे चल रही थी। साथ में इसमें क्या क्या सुधार किया गया, सुधार करने की घोषणा की गई, जैसे सेना के संगठन में सुधार, परीक्षा पद्धति में सुधार। लेकिन सरकार की ये सारे कार्य बहुत धीमी गति से हो रहे थे, जिसके कारण वहाँ की जनता बौखला गई और सुधारवादी लोग चीन में संसदीय शासन और वैध राजसत्ता की मांग करने लगे। लेकिन सरकार ने मांग को ठुकरा दिया और इस हालत में क्रांति का होना संभव हो गया।
तीसरा कारण था पाश्चात्य जगत से संपर्क। पाश्चात्य जगत मतलब वेस्टर्न कंट्री यानी कि यूरोप से संपर्क, यूरोपीय देशों से संपर्क। 20वीं शताब्दी में बहुत सारे चीनी व्यक्ति, पढ़े लिखे व्यक्ति उस शिक्षा प्राप्त करने के लिए विदेश गए। वे चीनी विद्यार्थी यूरोप, अमेरिका और जापान गए। वहाँ उन्होंने क्रांतिकारी साहित्यों का अध्ययन का अवसर मिला। जब यह युवक देश लौटे तो अपने देश की तुलना यूरोपीय देशों के साथ करने लगे। यूरोपीय देशों के समान चीन को उन्नत बनाने का स्वप्न देखने लगे और उन्हें मंचू राजवंश के निरंकुश शासन से बड़ी घृणा हो गई और उसका अंत करने के लिए वे लोग व्यग्र हो गए। ठीक है, कैसे कोई चीनी विद्यार्थी या व्यक्ति उच्च शिक्षा प्राप्त विद्यार्थी पश्चिम जाता है यानी यूरोप जाता है, फिर वहाँ से वो क्रांतिकारी भावनाएं उसमें पनपती है, वो अपने देश आता है और देश को मंचू वंश जैसे कमजोर शासन से मुक्ति दिलाने के लिए क्रांति की जागृति चारों तरफ फैलाता है। दूसरा प्रमुख कारण है आर्थिक दुर्दशा। चीन की आर्थिक दुर्दशा जो थी बहुत ही दयनीय हो चुकी थी। चीन की आबादी तेजी से बढ़ रही थी, लेकिन सरकार जो बढ़ती हुई आबादी के लिए जो सरकार इंतजाम व्यवस्था कर रही थी, वो खाद्य सामग्री जो देश में उत्पन्न हो रही थी वो अनुकूल नहीं थी, पर्याप्त नहीं थी। चीन के लोग लगातार प्राकृतिक प्रकोप के भी शिकार होते रहे थे। देश में बाढ़, अकाल जैसी समस्याएं अपने पैर फैला रहे थे, जिसके कारण खेती भी अधिक नुकसानदायक हो रहा था। यानी खेती भी जो खेती की स्थिति थी वह बहुत ही समस्यापूर्ण थी। 1911 में चीन के अनेक नदियों में भयंकर बाढ़ आई और इससे खेती नष्ट तो हुई ही, साथ ही बहुत सारे गांव बह गए और बहुत सारे लोग, लाखों लोग बेघर बार हो गए। ऐसी परिस्थिति में आजीविका की समस्या उनके पास खड़ी हो गई और ऐसी परिस्थिति में वे लोग मंचू शासन की ओर सहायता की नज़रों से, आशा की नज़रों से देख रहे थे, लेकिन उनकी तरफ से कोई सहयोग न मिलने के कारण उन लोगों में क्रांति की एक भावना जगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक और कारण जो है 1911 ईस्वी की चीनी क्रांति का, वो है चीन के मजदूरों का प्रभाव। एक तो आप देख रहे हैं कि कैसे चीन की आर्थिक स्थिति दयनीय है। ऐसी परिस्थिति में अपनी आजीविका के लिए चीन के मजदूर वर्ग अपनी जीविका तलाश में विदेशों में जाते हैं। सबसे पहले वे अमेरिका जाते हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका। कुछ दिनों तक अमेरिका ने इसका कोई विरोध नहीं किया, लेकिन जब बहुत बड़ी संख्या में चीनी लोग वहाँ पहुँचने लगे तो उन्होंने अपने यहाँ आने से पर रोक लगा दिया। जब अमेरिका का दरवाज़ा चीनियों के लिए बंद हो गया तो वे पास पड़ोस के अन्य देशों में, मलाया, फिलीपींस, हवाई द्वीप इत्यादि देशों में जाकर बसने लगे और इस प्रकार चीनी जनता का एक बहुत बड़ा भाग विदेशों के संपर्क में आया और जिससे चीन के निम्न वर्ग में क्रांति की भावना आई। वहाँ जाके उन्होंने देखा कि किस तरह वहाँ के मजदूरों को किस तरह की सुविधाएं दी जा रही है, उनकी आर्थिक स्थिति कैसी है, उनकी सरकार क्या मदद कर रही है। इन सब बातों को जब देखते हैं तो उसकी तुलना आकर अपने चीन में करते हैं जब, और इस बातों पर अपने देश की सरकार को खड़ा उतरते न देखकर उनमें एक घृणा की भावना पैदा होती है, क्रांति की भावना पैदा होती है। दूसरा प्रमुख कारण जो है 1911 ईस्वी की चीनी क्रांति की, वो है डॉक्टर सन्यात सेन का योगदान। डॉक्टर सन्यात सेन का योगदान 1911 ईस्वी क्रांति में अहम है। उनका महत्वपूर्ण योगदान भी रहा है। वे चीन की दुर्दशा का एकमात्र कारण मानते हैं। वो ऐसे व्यक्ति थे जो चीन के हित में ही कार्य करते थे, लेकिन जो व्यक्ति चीन के मुख्य पद, चीन देश की शासन व्यवस्था को संभालने जैसे मुख्य पद पर बैठा है, वो एक कमजोर और दुर्बल शासक था। तो इसीलिए सन्यात सेन जो है चीनी की दुर्दशा का प्रमुख कारण मंचू सरकार को मानता था। उन्होंने चीन की व्यवस्था में सुधार लाने के लिए, सन्यात सेन ने चीन की व्यवस्था में सुधार लाने के लिए तुंग मेंग हुई नामक राजनीतिक दल का संगठन किया। इस दल का आदर्श चीन में मंचू शासन समाप्त करना, पश्चात देशों के शोषण से चीन को मुक्त करना, देश की भूमि का राष्ट्रीयकरण करना। इस पार्टी ने अपने आदर्शों को जनता तक पहुंचाने के लिए मीन पाव नामक पत्र निकाला। ठीक है, सन्यात सेन ने किस पार्टी की स्थापना की? तुंग मेंग हुई। और उसका मुख्य काम क्या था? चीनी की समस्या को दूर करना।
और इसके लिए उन्होंने एक पत्रिका भी निकाला। पत्रिका का नाम क्या था? मीन पाओ पत्रिका। इसके द्वारा चीन में बड़ी तीव्र गति से क्रांतिकारी भावनाओं का विकास हुआ और विद्रोही भावना जाग उठी। अब हम देखते हैं, ये तो आपने देखा 1911 ईस्वी की चीनी क्रांति के कुछ प्रमुख कारण, लेकिन आपको पता होगा कि किसी भी क्रांति का एक तत्कालिक कारण होता है। क्रांति की भावनाएं तो बहुत पहले से देश में सुलगती रहती है, लेकिन वो एक ऐसी घटना होती है जो उस सुलगती हुई आग में घी का काम करती है। तो चीनी क्रांति में वो घटना कौन सी थी? स्वदेशी रेल मार्ग योजना की अस्वीकृति। वो थी तत्कालिक घटना जिससे वहाँ की जनता भड़क उठे और क्रांति का विस्फोट हो गया। तो स्वदेशी रेल मार्ग योजना की अस्वीकृति ये क्या है, चलिए देखते हैं। इस समय जब मंचू शासन की कमजोरी हर कामों में दिख रही थी, लोग इतने तबाह थे, उनकी आर्थिक स्थिति दयनीय थी, उनकी समस्या को सुलझाने वाला कोई नहीं था। ऐसी परिस्थिति में चीन में रेलवे लाइन बिछाने का, रेलवे ट्रैक जो होता है ना, बिछाने का काम चल रहा था बड़ी तेजी से। पीकिंग की सरकार से अनुमति प्राप्त कर कई विदेशी फर्म चीन में रेलवे लाइन का निर्माण कर रहे थे। यानी कि बड़े बड़े ये ठेके जो हैं बड़े बड़े विदेशी फर्मों को दिया गया था। जबकि चीन के कई प्रांतपति छोटे छोटे सूबे थे, यहाँ के जो ठेकेदार थे वो चाहते थे कि उनके सूबों में उन्हें रेलवे लाइन निर्माण का ठेका जो है उन्हें मिले, लेकिन पीकिंग की सरकार ऐसा करना नहीं चाहती थी। वह स्वयं रेलवे लाइनों का निर्माण करना चाहती थी, लेकिन इसके लिए उसके पास धन का अभाव था। चीन की सरकार विदेशों से कर्ज लेकर इस काम को पूरा करना चाहती थी। विदेशी कर्ज लेने से चीन की केंद्रीय सरकार पर विदेशियों का प्रभाव बढ़ता जा रहा था। इस कारण प्रांत के शासक बड़े चिंतित हो रहे थे और इस बात पर जोर दे रहे थे कि उनके अपने प्रदेशों में रेल निर्माण का भार उन्हीं को सुपुर्द कर दिया जाए। इस विषय पर केंद्रीय और प्रांतीय सरकारों के बीच मतभेद हो गई और ऐसी परिस्थिति में जब एक विदेशी को रेलवे लाइन बनाने का अधिकार दिया गया तो क्रांति की लहर चारों तरफ फैल गई और अनेक स्थानों पर मंचू शासन के खिलाफ विद्रोह शुरू हुआ। ये आपको समझ में आ रहा है ना कि कैसे यहाँ के प्रांतपति चाहते हैं कि उनके इलाके में जो रेलवे ट्रैक बिछाया जा रहा है उनकी ठेकेदारी उन्हीं को मिले, लेकिन पीकिंग की सरकार यानी मंचू सरकार ऐसा नहीं करती है। वह विदेशियों को ही, वह स्वयं यह काम करना चाहती है। चीन की सरकार स्वयं करना चाहती है, लेकिन उसके पास पैसे नहीं होते हैं और जब पैसे नहीं होते हैं तो ये पैसे किससे लेता? कर्ज पे, विदेशियों से। अब विदेशियों से पैसे लेने का मतलब क्या था कि वो उसके अधीन हो जाना, उसकी एक कठपुतली सरकार के रूप में काम करना। और जब ऐसा चीनी सरकार ने किया और प्रांतपतियों को कोई तरजीह नहीं दिया, उन्हें ठेके नहीं दिए गए रेलवे लाइन के, तब एक विद्रोह की भावना तत्कालिक रूप से सुलग गई। और इसी समय एक तत्कालिक घटना के रूप में एक और घटना ऐसी घटी जो विद्रोह के लिए घी का काम किया, तो वो था हाको की घटना और क्रांति का विस्फोट। हाको क्या है? हाको एक जगह का नाम है। जेचुआन के आंदोलन का प्रारंभिक स्वरूप क्रांतिकारी नहीं थी। जेचुआन एक जगह है, वहाँ पे छोटा मोटा आंदोलन हुआ था, लेकिन वो उसका स्वरूप क्या था? क्रांतिकारी नहीं थी। इसमें केवल रेलवे निर्माण की पूंजी के साझेदारों का हाथ था। लेकिन जिस समय यह आंदोलन जोरों पर था, उसी समय 10 अक्टूबर 1911 को हाको की रूसी बस्ती में एक घर में एक बम फट गया। यानी कि जेचुआन में पहले से एक क्रांति चल रही थी और विरोध चल रहा था। वो विरोध किसके खिलाफ था? तो सिर्फ रेलवे लाइन निर्माण की पूंजी के साझेदारों का उसमें सिर्फ हाथ था। लेकिन जिस समय यह आंदोलन जोरों पर चल रहा था, उसी समय 10 अक्टूबर 1911 को हाको की रूसी बस्ती, हाको में एक रूसी विदेशी रहते थे, उनके बीच एक बम विस्फोट हुआ। और यह घर जो था क्रांतिकारियों का अड्डा था, जहां बम बनाने का काम होता था। बम फटने से शोर मच गया और रूसी अधिकारियों ने बहुत से विद्रोहियों को पकड़कर चीनी सरकार के वायसराय के हवाले कर दिया। उसके हाथ एक सूची भी पड़ गई, जिससे उसकी योजना का भंडाफोड़ हो गया। यानी कि जो क्रांतिकारी थे, चीनी क्रांतिकारी, उन्हीं की कुछ जो बम बना रहे थे वो भड़क गया और ये उनके जो योजनाएं थी वो सबके सामने आ गई। पुलिस ने कुछ सैनिक अफसरों पर भी संदेह कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया।
इस पर सरकारी अफसरों के दमन चक्र से बचने के लिए फौज में जो क्रांतिकारी थे उन्हें वायसराय के दफ्तर को घेर लिया और उसमें आग लगा दी। अब देखिए, उन्होंने क्रांतिकारी को तो पकड़ा ही, साथ ही पुलिस में, फौज में कुछ ऐसे व्यक्ति थे उन पर भी संदेह हुआ और उनको भी पकड़ लिया गया जो क्रांतिकारी का ही सहयोग कर रहे थे। तो इस डर से कि उन्हें जो सरकारी उन पर कार्रवाई की जाएगी, उन्हें जो दंड दिया जाएगा वो बहुत ही भयावह होगा, इस कारण उन्होंने जो सरकारी वायसराय का दफ्तर था उसमें वो लोग घेर लिया और उसमें आग लगा दी। 12 अक्टूबर को हाको पर अधिकार कर क्रांतिकारियों ने काम चलाऊ सरकार कायम कर लिया और इसी के साथ चीन की क्रांति शुरू हो गई। और जिस तरह से वहाँ के हाको के जो अधिक जगह था उस पर अधिकार कर क्रांतिकारियों ने एक छोटी सी विजय हासिल की, जीत हासिल की। चीन में इस समय स्थिति इतनी नाजुक थी कि विदेशियों ने कोई हस्तक्षेप नहीं किया। जब अपने ही देश में अपनी ही सरकार क्रांतिकारियों के खिलाफ ये कार्रवाई कर रही थी, जो असंतुष्ट लोग थे, चीनी जनता, वो विद्रोह कर रहे थे, ऐसी परिस्थिति में विदेशियों ने कोई हस्तक्षेप नहीं किया क्योंकि चीन की स्थिति बहुत ही नाजुक थी। इस बीच देश में अव्यवस्था और विद्रोह का दमन कर देश में शांति बनाए रखने के लिए 1 नवंबर 1911 ईस्वी को केंद्रीय विधानसभा ने इवान सी काई को प्रधानमंत्री का पद दे दिया। इसी बीच 24 दिसंबर 1911 को जब सन्यास सेन अमेरिका से चीन आए तो क्रांतिकारियों ने उसे अपने सरकार का अध्यक्ष चुन लिया। अंत में सोच विचार कर सन्यास सेन तथा इवान सी काई ने आपस में समझौता कर चीन में मंचू राजवंश का अंत कर दिया और इसी समय 1911 ईस्वी क्रांति के फलस्वरूप चीन में मंचू राजवंश का अंत हो गया और एक गणराज्य की स्थापना हो गई और क्रांतिकारियों ने सर्वसम्मति से इवान सी काई को चीनी गणराज्य का राष्ट्रपति बना दिया और इसी के साथ चीनी क्रांति का अध्याय समाप्त हो गया। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि कैसे चीन में यूरोपियों का आगमन होता है प्रथम अफीम युद्ध के द्वारा, फिर नानकिंग की संधि के द्वारा उन्हें कुछ सुविधाएं प्राप्त होती है, फिर बॉक्सर और टाइपिंग विद्रोह के द्वारा कैसे वो अपनी अधिकार को और आगे बढ़ाते हैं और चीन सरकार पर अपना शिकंजा कसते हैं और फिर उन्हें बहुत सारी सुविधाएं मिल जाती है चीन में, जिसके फलस्वरूप लोगों की स्थिति, चीन की जनता की स्थिति बहुत दयनीय हो जाती है और वो विद्रोह करते हैं, जो विद्रोह 1911 के क्रांति के रूप में विस्फोट होता है और उस क्रांति के फलस्वरूप चीन में राजतंत्र समाप्त होता है, यानी मंचू राजतंत्र वंश समाप्त होता है और गणराज्य की स्थापना होती है और प्रथम गणराज्य के राष्ट्रपति जो है इवान सी काई होते हैं। ओके, तो 1911 ईस्वी की चीनी क्रांति का यही परिणाम निकला कि चीन जो है गणराज्य घोषित हुआ और इवान सी काई राष्ट्रपति बने। अब हम निष्कर्षतः कह सकते हैं कि 1911 ईस्वी की चीनी क्रांति मंचू राजवंश की दुर्बलता और मुक्तता का ही परिणाम था। यह एक ऐसी घटना थी जिसने मंचू राजवंश का अंत कर चीन में गणराज्य की स्थापना कर दी और सदा के लिए चीन में राजसत्ता का अंत कर दिया और इसी के साथ 1911 ईस्वी के क्रांति के साथ ही चीन में राजसत्ता, राजतंत्र की समाप्ति हो गई और चीन एक गणराज्य घोषित हो गया। ओके, तो फिर आपको ये लेक्चर कैसा लगा आप हमें ज़रूर बताएं। साथ ही नेक्स्ट वीडियो आप देखना ना भूलें। मैं आगे चीन से ही चीन का महत्वपूर्ण टॉपिक जो है उसको लेकर आऊँगी और बहुत जल्द 1-2 चीन से रिलेटेड 1-2 और वीडियो डालकर और लेक्चर सीरीज आपके साथ सामने लाकर मैं जापान पर जाऊँगी कि जापान का दरवाज़ा विदेशियों के लिए कैसे खुला। आप तो समझ गए होंगे कि चीन का दरवाज़ा विदेशियों के लिए कैसे खुला। अब हम पढ़ेंगे जापान का दरवाज़ा कैसे खुला। तो आप चैनल को फॉलो करना न भूलें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और आपके दोस्त जो हैं उन सबको बताएं और इस लॉकडाउन की परिस्थिति में आप सब की मदद कीजिए और सबको ये लिंक शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी ये लेक्चर सीरीज का लाभ मिल सके, लेक्चर का लाभ मिल सके। और इस तरह से वीडियो को लाइक करना ना भूलें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इस तरह से साथ देते रहें, प्यार देते रहें और देखते रहें और अपना पढ़ाई करते रहें। घर में सेफ रहें और महामारी से खुद बचें और देश को बचाएं। धन्यवाद।